लॉकडाउन से पहले सेक्टर 18 के पॉकेट 3C एंड 5C में कितना काम हो गया था या कितना काम चल रहा था, उस पे पहले नज़र मारते हैं। एक 30-40 सेकंड का वीडियो है। उसके बाद में फिर आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं और विद फैक्ट्स कि ऐसा क्या है कि येडा सिटी इन्वेस्टर्स के हॉट लिस्ट में आ चुका है। तो पहले ये वीडियो और फिर उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं और इससे आज आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ने वाली है। तो ऐसे डेवलपमेंट के अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के अपडेट्स देखने हो या किसी और सेक्टर के देखने हो, या जो सेक्टर्स में डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ग्रुप हाउसिंग्स बन रहे हैं उनके अपडेट्स भी मैं डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब पे भी अभी कोशिश रहेगी कि महीने में एटलीस्ट 2-3 वीडियोस हो सके। ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी अभी काफ़ी समय से कुछ अपडेट नहीं आ पाया, तो वहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ से जून से अपडेट्स फ्रीक्वेंटली आने शुरू हो जाएंगे। और अभी जैसे ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो मैंने घर से ही बनाया, तो नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं आपको साइट्स पे जाके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से आइडिया हो पाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सनी आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि ऐसा क्या है इस लोकेशन में कि इन्वेस्टर्स की हॉट लिस्ट में आ चुका है ये। एंड बाय इन्वेस्टर आई डोंट मीन कि किसी को एक रेसिडेंशियल प्लॉट लेना है या 2 रेसिडेंशियल प्लॉट लेने हैं या किसी को 300, 500, 1000, 2000 मीटर का इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है। ये सब लोग तो है ही, एक रिटेल इन्वेस्टर है ही है। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो 25, 50, 100 एकड़, 200, 500, 1000 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क्स में प्लॉट्स ले रहे हैं, अलॉट करा रहे हैं और करा चुके हैं। वहाँ पे उनका आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज़ का। और ऐसे ही आईटी पार्क्स हैं, आईटी प्लॉट्स हैं बड़े बड़े, बड़ी एमएनसीज अपने लिए अलॉट करा रही हैं। तो ऐसा क्या है कि सबका ही ध्यान इस तरफ, इस लोकेशन पे इतना ज़्यादा आ चुका है। हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, बट एयरपोर्ट कोई पहली बार हिंदुस्तान में एयरपोर्ट नहीं हम देखेंगे। और भी शहर हैं उनमें भी एयरपोर्ट्स हैं, बट ऐसा इस लोकेशन में क्या है कि इंडस्ट्री वाले भी आना चाहते हैं, एमएनसीज आना चाहती हैं, आईटी वाले आने चाहते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर आना चाहता है। तो ऐसी क्या बातें हैं, क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो इसको इन्वेस्टर्स की हॉट लिस्ट पे इतना ऊपर लेके आ गया है। तो वही मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसको ऐसे लेंगे कि जैसे एक मोतियों का हार है, तो उन एक एक करके वो मैं मोती आपको बताऊंगा, और वो मोती जो जिस मजबूत धागे में हैं उस धागे से पहले शुरू करते हुए फिर कैसे कैसे वो मोती उससे कनेक्टेड हैं वो आपको बताऊंगा। कुछ मोती आज बताऊंगा क्योंकि सारे कवर करना बहुत मुश्किल है, और हमारी कंट्री एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो और अनाउंसमेंट्स भी आती रहती हैं और प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं और वो और एक सिटी का फ्यूचर ब्राइट करते जाते हैं। तो मैं एट प्रेजेंट बात करूँगा जिन पे ऑलरेडी काम चल रहा है या जो बन के कम्प्लीट चीज़ें हो चुकी हैं, या जो रिसेंटली अगर पहले प्रपोज थी लेकिन अनाउंसमेंट हो गए, उनके लिए बजट पास हो चुके हैं, या मैं उनकी आज बात करूँगा।
तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक नए रिंग रोड से, कह सकते हैं हम उसको, दिल्ली का एक नया रिंग रोड है। 270 किलोमीटर का उसका डायमीटर है। 2 पार्ट्स में है। ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे जिसे हम कहते हैं 135 किलोमीटर का रफली वो है। फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसको हम अगेन वो भी 135 किलोमीटर का है। तो 135 करके 200 स्क्वायर किलोमीटर का एक ये नया रिंग रोड है, जो कि दिल्ली के नॉर्थ से शुरू होता है, कुंडली से, हरियाणा के कुंडली से शुरू होते हुए गाज़ियाबाद की तरफ आता है। गाज़ियाबाद से यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से निकलते हुए पलवल की तरफ जाता है, हरियाणा के ही पलवल की तरफ। फिर पलवल से ये आगे मानेसर की तरफ जाता है और मानेसर से अगेन कुंडली को ज्वाइन कर जाता है। तो ये पूरा 270 स्क्वायर किलोमीटर का एक रिंग रोड बन जाता है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इनको कनेक्ट करूंगा इस मजबूत धागे को और मोतियों से। तो पहले एक एक करके आपको वो मोती भी गिनवा देता हूँ, वो क्या है। आपको अगर मालूम हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करके हमारा एक नया हाईवे का नेटवर्क है जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है, वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो ये शुरू होता है दिल्ली से। तो दिल्ली से आप चेन्नई तक जा सकते हैं। मेजरली 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करते हो और बीच में जो स्टेट्स और सिटीज़ आती हैं वो भी साथ में कनेक्ट होती जाती हैं। तो मेजरली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, पर्पस ये था कि दिल्ली से हम डायरेक्ट एक ही हाईवे पकड़ें और चेन्नई की तरफ पहुंच जाएं, या हम कलकत्ता की तरफ आ जाएं, या मुंबई की तरफ आ जाएं। तो दिल्ली से आज आप चेन्नई जा सकते हैं NH-48 लेके, जो कि दिल्ली से मुंबई तक है। मुंबई से फिर चेन्नई की तरफ आ जाते हैं हम। तो ये सेम NH-48 लेके हम दिल्ली से चेन्नई तक कनेक्ट हो जाते हैं। और यही चेन्नई से फिर NH-16 लेके हम कलकत्ता की तरफ आ जाते हैं, और कलकत्ता से फिर NH-19 लेके हम वापस दिल्ली की तरफ। तो ये चतुर्भुज जो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे कहा जाता है, ये हमारा 2012 के आसपास रेडी हो चुका था, जो कि इससे कनेक्ट होगा। हमारे कनेक्ट क्या होगा कि कनेक्टिविटी है, वो मैं आपको अभी और आगे चलते हुए आपको क्लियर करूँगा कि कैसे उसकी कनेक्टिविटी भी ये येडा सिटी के साथ से पास में पड़ती है और इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो अभी बात करी हमने KGP की, कुंडली गाज़ियाबाद पलवल, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। फिर हमने बात करी कुंडली मानेसर पलवल, जिसको KMP भी कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। दोनों ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट मिलके 270 किलोमीटर का नया रिंग रोड बनाते हैं, और उससे कहीं और एक्सप्रेसवे और हाईवेज़ की नई कनेक्टिविटी मिलती है हमको। तो उसके बाद फिर हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करी, और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्थ साउथ रोड के बारे में, जो कि शायद हिंदुस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH-44 श्रीनगर से शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी तक कनेक्ट होता है। तो ये NH-44 आपको एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ कनेक्ट करवा देता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो इसका भी बेनिफिट कैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे जो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है उसको कैसे होगा, वो मैं अभी आपको और आगे जल्दी अभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो अभी तक हमने बात करी रोड नेटवर्क्स की। अब मैं आपको थोड़ा रेल नेटवर्क के बारे में भी बताना चाहूँगा कि आपने सुना भी हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं 2 पार्ट्स में। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि पंजाब के लुधियाना से धर्मेंद्र जी के गांव के पास से साहनेवाल से शुरू होता है लगभग, और वेस्ट बंगाल तक उसका रूट है। फिर जो दूसरा रूट है वो दादरी, यूपी के दादरी से शुरू होते हुए मुंबई पोर्ट तक जाता है। तो वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया दादरी से मुंबई का, और लुधियाना से वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो अभी तक मालगाड़ियाँ थी, फ्रेट ट्रेन्स थी, वो सेम ट्रैक्स को यूज़ करती हैं जिस पे पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, और प्रायोरिटी दी जाती है पैसेंजर गाड़ियों की। उस वजह से
मालगाड़ियाँ लेट होती हैं। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों को प्रायोरिटी देने के बाद भी पैसेंजर ट्रेन्स भी लेट होती हैं, हम सब जानते ही हैं। तो एक बहुत बड़ा लोड, मोर देन 70% ऑफ फ्रेट ट्रेन्स का जो सारा लोड है वो ये डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर्स है इनके ऊपर चला जाएगा और एक बेहतर रूप में जाएगा, क्योंकि इनका ट्रैक की विड्थ ज़्यादा होगी, इनकी जो ट्रेन्स की कैपेसिटी होगी वो पहले की मालगाड़ियों से ज़्यादा होगी। एक छोटा सा अंदाज़ा ऐसा लीजिए कि एक नॉर्मल जो मालगाड़ी होती है 700-800 मीटर की लेंथ होती है, इन गाड़ियों की जो लेंथ होगी वो लगभग 1.5 किलोमीटर की लेंथ होगी। और एक साथ में जो कंटेनर लोड करके जाएंगी उनमें प्रोविज़न रहेगा उसको एज अ डबल डेकर, जैसे आप बस देखते हैं ऐसे ही डबल स्टैक में जो उसका बेड होगा उसका मालगाड़ी का, उस बेड के ऊपर एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर स्टैक किया जाएगा, तो डबल लोड के साथ चलेंगी। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इनको बनाया जा रहा है और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। 2021 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि ये पूरा 3000 किलोमीटर का लगभग ट्रैक ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे। 2019 के लास्ट क्वार्टर की तरफ यहाँ पे ट्रायल्स भी शुरू हो गए थे, जो फेजेस कंप्लीट हो गए, जो स्टेशंस कंप्लीट हो गए। मोर देन 1000 ट्रायल्स हो चुके हैं 2019 के लास्ट क्वार्टर में ही। तो काम बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहा है और यहाँ से ग्रेटर नोएडा से पास भी है। अभी सब बंद है, नहीं तो मैं आपको वहाँ पे भी जाके दिखाता कि दादरी की तरफ से कैसे वो ट्रैक बनता हुआ जा रहा है और उन ट्रैक्स के जो साथ से और कहीं रोड बन रहे हैं जो अंदर अंदर नोएडा को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट कर देंगे या किसी और सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करेंगे। ऐसी भी और भी कई चीज़ें इस एक मेजर डेवलपमेंट के साथ वो छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में डेवलप हो रही हैं जो वहाँ के लोकल एरिया को भी और ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये तो हो गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब इससे अगेन यमुना एक्सप्रेस वे सिटी जो डेवलप हो रही है उसको क्या एडवांटेज मिलेगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसका एडवांटेज इस शहर को कैसे मिलता है। तो अभी तक हमने बात करी, रोड नेटवर्क की बात करी, रेल नेटवर्क की बात करी। तो अब सोचेंगे कि भैया अगर कन्याकुमारी तक रोड जा रही है तो मैं कोई मॉर्निंग वॉक करने कन्याकुमारी तो निकल नहीं जाऊंगा। तो इसका एडवांटेज बेसिकली है किसको? इसका एडवांटेज है उस छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जो 300 मीटर का प्लॉट लेके अपनी फैक्ट्री रन कर रहा है, उससे लेके जो 300 एकड़ तक का एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगा के बैठा है इस एरिया में, उनको इसकी सहूलियत कैसे मिलती है। मान लीजिए कि अपना माल भेजना है उनको, बंगाल की तरफ भेजना है, ट्रक लोड किया, यमुना एक्सप्रेसवे पे आया, सीधा कलकत्ता को निकल गया। या कोई और स्टेशंस हैं, यूपी के कुछ और स्टेशंस हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरीफेरी पे आया, पलवल टोल पे आया, पलवल टोल से लेफ़्ट लिया, NH19 पकड़ के सीधा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का NH19 बताया मैंने आपको, सीधा कलकत्ता से कनेक्टिविटी मिल गई। किसी को अगर MP की तरफ माल भेजना है या नीचे साउथ की तरफ भेजना है, आंध्रा भेजना है, तेलंगाना भेजना है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक माल भेजना है, तो वही यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे आया, पलवल से अगेन लेफ़्ट लिया और कोसी कलान से राइट लेके NH44 पकड़ा, वही जो नॉर्थ साउथ रोड है उसको पकड़ के और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल लिया। तो ऐसे ही अगर किसी को अब गाड़ी भेजनी है अपनी राजस्थान की तरफ, गुजरात, महाराष्ट्र के मुंबई की रूट पे भेजनी है, तो यही पलवल से गाड़ी आगे सीधे को निकल जाएगी, पलवल वाले टोल से नेक्स्ट टोल पे लेफ़्ट लेगा और NH48 से कनेक्ट हो जाएगा, वही जो शुरू में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया। तो राजस्थान कनेक्ट हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई तक कनेक्टिविटी मिल गई। अब कनेक्ट होने को आगे और रूट भी है, वहाँ से भी मतलब एक सहूलियत की बात हो रही है। तो जितनी बेटर रोड नेटवर्क होगा, जितना बेटर रेल नेटवर्क होगा, उतना ही उस एरिया के प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होंगे। मान लीजिए किसी को ऐसे ही ट्रक लोड भेजना है पूरा नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो ईस्ट यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरीफेरी को ज्वाइन किया, ईस्टर्न पेरीफेरी से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कुंडली, कुंडली से सीधा आगे फिर हरियाणा होते हुए
आप पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक का आपको वही NH44 वाला रूट मिल जाता है। तो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से एक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है रोड नेटवर्क में, रेल नेटवर्क में। अब रेल नेटवर्क से और क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए एक तो दादरी का जो स्टेशन है वो इस यमुना एक्सप्रेसवे सिटी से बहुत नज़दीक हो जाता है। आप ईस्टर्न पेरिफेरी पकड़ेंगे, हार्डली 8-10 मिनट पे आप दादरी वाले साइड पे पहुंच जाएंगे। या जो खुर्जा है मेन पॉइंट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो खुर्जा में है। तो खुर्जा इज़ जस्ट नेक्स्ट टू येडा सिटी। तो बेसिकली दोनों एक डिस्ट्रिक्ट भी शेयर करते हैं। येडा सिटी का जो फेज़ 1 है वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट को मिला के फेज़ 1 बनता है। तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ही खुर्जा भी आता है। तो खुर्जा का जो इंटरसेक्शन है और दादरी का जो स्टेशन है, उन दोनों के बीच में ये पूरा येडा सिटी शहर बस रहा है। इनफैक्ट यहाँ का जो यमुना सिटी को जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी है, जहाँ पे 75 एकड़ का जहांगीरपुर में सब स्टेशन बनाया जा रहा है, वही सीधा रोड खुर्जा को ले जाता है। मतलब अब डिपेंड करता है आप कहाँ से आ जा रहे हैं। एक रोड यहाँ से भी है और कई रास्ते बनते हैं खुर्जा की तरफ जाने के लिए भी। तो आपके आसपास में आपको बेटर रोड नेटवर्क मिल गया, आपको रेल नेटवर्क मिल गया, आपको एयर कार्गो मिल गया, या जो ये सब तो इंडस्ट्रियल वालों के लिए हो गया। जो IT कंपनीज है उनको एयरपोर्ट मिल गया पास में, MNCs को एयरपोर्ट मिल गया। उनको जिस लेवल का, जिस स्केल पे उनको फ्लोर प्लेट चाहिए होता है, बड़े बड़े हज़ारों लाखों स्क्वायर फीट का एक एक फ्लोर प्लेट चाहिए होता है, वो यहाँ उनको मिल गया। तो IT आ गया, MNC आ गया, इंडस्ट्रियल वाले आ गए, तो एंटरटेनमेंट वाले आ गए, फिल्म सिटी भी यहाँ पे प्रपोज्ड है। और कहीं कनेक्टिविटीज़ आ रही हैं जो मैं बताना चाहूँ तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे जैसे कि लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, तो उसके लिए भी इस साल 2000 करोड़ का बजट पास हो चुका है। उसके लिए ये जो पैसा यूज़ होना है लैंड एक्विजिशन के लिए और रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। तो अब गंगा एक्सप्रेसवे से क्या बेनिफिट होगा कि आपको मेरठ से प्रयागराज तक का एक्सप्रेसवे बन रहा है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 है प्रयागराज से बलिया तक का। तो ये फेज़ 1 और 2 का कंप्लीट होने के बाद ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अब हमको यमुना एक्सप्रेसवे से अगर उधर से कनेक्ट होना है तो अगेन यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन भी प्रपोज्ड है जो हमें ईस्टर्न पेरिफेरी रोड से कनेक्ट करेगा। तो हम ईस्टर्न पेरिफेरी रोड पे गए यमुना एक्सप्रेसवे से, वहाँ से दिल्ली मेरठ वाला जो रोड बना है वहाँ से मेरठ से कनेक्ट होके हम फिर आगे प्रयागराज तक और बलिया तक का कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर किसी को उन स्टेशंस की तरफ जाना है, तो उन सिटीज़ की तरफ जाना है, तो आपको मल्टीपल एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी विद इन 10 to 20-30 मिनट्स में आपको सारी मिल रही है। इस पॉइंट से आपको रेल नेटवर्क इतना अच्छा मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सब जानते ही थे, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे। लेकिन एयरपोर्ट भी इतने बड़े लेवल पे बन रहा है जो आज तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना है। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग थी, हमारे पास नहीं थी, जैसे कि MRO सेंटर है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। वो बहुत उस लेवल की मिलेगी जो अभी मिसिंग थी हमारी कंट्री में। और कहीं चीज़ें मिलेगी, एयर कार्गो होगा जो पहले से बेहतर होगा। पैसेंजर कैपेसिटी वाइज भी ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। तो एयरपोर्ट का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है वो, उसको तो कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं। और मेरे लिए तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उसमें एविएशन सेक्टर से तो हूँ नहीं जो उसको पूरा कवर भी कर सकूँगा। तो जो जानकारी है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेजरली ये सारी जो बेटर रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयर कार्गो और सारी जो चीज़ें, IT पार्क्स, टेक जोन्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, ये कहीं हज़ारों लाखों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जो कि यहाँ के कमर्शियल जोन के साथ साथ रेजिडेंशियल जोन को भी एप्रिसिएशन दिलाएगी। अब हम ही यहाँ देखते हैं कि अब जैसे यहाँ बहुत चाइनीज़ और कोरियंस कंपनी अपना सेटअप लगा रही हैं, तो
आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ नोएडा या स्पेशली ग्रेटर नोएडा की तरफ या इस एरिया की तरफ हमको इतने ये चाइनीज़ कोरियन सिटीज़न नहीं दिखते थे। तो अभी बहुत कॉमनली मार्केट्स में दिखते हैं हमको। वो ट्रांसलेटर लेके घूम रहे होते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, फिर शॉपकीपर को दिखाते हैं, तो ऐसे ट्रांसलेशन हो रही है। और अभी आप ये समझिए कि इतना ज़्यादा दिखना शुरू हो गए हैं, जबकि इनका ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी इनके कंपनीज़ के सेटअप लग रहे हैं। तो अभी कंपनी स्टार्ट होंगी, उसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। तो आप सोचिए कि अभी ये इतने ही लोग आए हैं, तो यहाँ पे अब जैसा उसका ओहदा है कंपनी में, उस हिसाब से किसी को फ्लैट रेंट पे मिला है कंपनी की तरफ से, किसी को गेस्ट हाउस मिला है, कोई विला रेंट पे लेके रह रहा है। तो जैसे कोई एम्प्लॉय है उस हिसाब से कंपनी उसको वैसा अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है। तो अभी एक इनिशियल स्टेज पे ही इतना इन सब चीज़ों में बूम आ चुका है कि जो यहाँ के लोकल जो इस मार्केट को देख रहे हैं आपको बता सकते हैं अच्छे से। तो आगे चल के जब फुल फ्लेज्ड सारी चीज़ें यहाँ पे रन कर रही होंगी, तो आप इमेजिन कीजिए कि किस लेवल की ग्रोथ देखेगा ये एरिया। तो बताने को तो बहुत कुछ है, वो फिर वीडियो ख़त्म होने को ही नहीं आएगी। तो कुछ रह भी जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर सकूं उसको। तो कोशिश भी ये रहेगी कि अब नेक्स्ट वीडियो जो हो वो साइट्स पे जाके बनाई जाए। तो बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड ही। और कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूंगा कि अब अगर सबको प्लॉट ही नहीं चाहिए होता, कईयों को फ्लैट भी लेना होता है, तो फ्लैट लेना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे एक डेवलपर को फाइनल करना है, कैसे सेक्टर को फाइनल करना है, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, वो इतना इजी नहीं होता है। तो ऐसी सब जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाय।